जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की चर्चा का विषय है चाइना ताइवान रिलेशनशिप। ताइवान के बारे में सभी विद्यार्थी वर्ग के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि ताइवान और चाइना के बीच में विवाद क्यों हो रहा है। क्योंकि थोड़े ही दिन पहले चाइना ने धमकी दी है कि अगर ताइवान के मामले में जापान टांग अड़ाएगा तो हम जापान पर एटम बम गिरा देंगे। बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले तो लगभग महीना भर पहले G7 देशों की एक बैठक हुई थी और G7 देशों की बैठक में चिंता जाहिर की गई थी कि चाइना जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। G7 देशों में कहीं ना कहीं इस बात की आहट भी दिखाई दी थी कि जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है इससे कहीं ना कहीं चाइना पूरे विश्व में परेशानी पैदा कर सकता है। कई सारे देशों को इसने कर्ज में डुबो दिया है। तो चाइना ने G7 देशों का विरोध अपने दर्शाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे पूरे विश्व में पता लग सके कि हाँ, चाइना भी कोई पावर है और वो कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। तो इसके लिए पिछले 6 दिनों में लगभग 7 बार चाइना के एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी ताइवान की सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि दो ऐसे देश जिनका इतिहास, संस्कृति और भाषा लगभग एक जैसे रहे, उनके बीच में इतना विवाद बढ़ गया। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि चाइना कैसे भी करके इस ताइवान पर अब कब्जा करना चाहता है, चाहे वो कब्जा बलपूर्वक ही क्यों ना हो। इस विषय को गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 1644 से लेकर के चाइना में चुंग वंश का शासन था और चुंग राजा चाइना पर अपना शासन चलाते आ रहे थे। सन 1911 में कामित तांग के द्वारा चुंग वंश को हरा दिया जाता है और कामित तांग के द्वारा जब चुंग वंश को हरा दिया जाता है तो कामित तांग का शासन स्थापित हो जाता है और कामित तांग चाइना का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर देते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कामित तांग वहाँ पर अपनी सरकार चलाते रहते हैं और चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इससे पहले थोड़ा सा अगर हम जाएं तो 1894 में, चूँकि चाइना और जापान दोनों उस समय शक्तियाँ हुआ करती थी, कोरिया के मसले पर जापान भी कोरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और चाइना भी कोरिया के करीब था। जापान चाहता नहीं था कि कोरिया में चाइना आए, इसलिए 1894 में जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया और जापान के द्वारा चाइना पर जो अटैक किया गया, इस अटैक के परिणाम स्वरूप ताइवान, मंचूरिया और एक और देश कोरिया, ये तीनों जापान के हिस्से में आ गए, यानी कि जापान का इनके ऊपर कब्जा हो गया। जापान इन तीनों देशों को या तीनों क्षेत्रों को अपने हिसाब से चलाने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाइना का वो हिस्सा जो कि ताइवान वाला पार्ट है वो जापान के कब्जे में आ जाता है 1894 में। कामित तांग 1911 में आते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका नाम रख देते हैं। फिर कामित तांग के पश्चात 1949 में वहाँ पर कम्युनिस्टों द्वारा कामित तांग पर अटैक कर दिया जाता है। जब कम्युनिस्ट 1949 में कम्युनिस्टों का अटैक होता है कामित तांग की सरकार के ऊपर, तो कामित तांग चाइना छोड़कर भाग जाते हैं और वो ताइवान में जाकर के बस जाते हैं और ताइवान में अपनी सरकार की स्थापना करते हैं। अब चूंकि चाइना को नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कामित तांग के द्वारा ही दिया गया था, तो कामित तांग इसी नाम से ताइवान में शासन स्थापित करते हैं और वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रतिनिधि ही कहते हैं। कम्युनिस्टों को लगता है कि चूंकि चाइना का ये जो नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कामित तांग के द्वारा दिया गया है और कामित तांग को हराया जा चुका है, इसलिए अब इस नाम को बदल देना चाहिए। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माओ से तुंग के नेतृत्व में वहां पर कार्य कर रही थी, वो चाइना का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर देती है। तो आपको दोनों नामों का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका मतलब ओरिजिनल चाइना या मेनलैंड चाइना जिसको कहा जाता है। ये सब इतनी सारी बातें जब होती हैं तो आगे ये होता है कि कामित तांग जो कि अब ताइवान चले गए थे, चूंकि चाइना से वहाँ गए हुए थे ताइवान, और कम्युनिस्टों की जो नौसेना थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी प्रबल नहीं थी कि वो ताइवान में जाकर के कामित तांग को हरा सके। इसलिए कम्युनिस्टों का शासन मेनलैंड चाइना तक ही सीमित रह गया। 1911 से कामित तांग जब वहाँ शासन कर रहे थे, 1950 में जब चाइना छोड़ करके वो भागे और वहाँ पर उन्होंने ताइवान में अपनी सरकार स्थापित की, तो 1950 के बाद से 1990 तक ताइवान जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर चाइना से आने वाले प्रतिनिधियों का या चाइना से आने वाले नेताओं का ही लगभग प्रशासन रहा। 1990 के दशक में ताइवान की लोकल लीडरशिप उभर कर सामने आती है और ये लोकल लीडरशिप ऊपर करके सामने आती है तो वहाँ दो अलग अलग दल बन जाते हैं जिनके बीच में आइडियोलॉजी इस तरह की डेवलप हो जाती है और वो आइडियोलॉजी होती है
मेनलैंडर बनाम ताइवान के मूल निवासी। अब मेनलैंडर कौन? जो कि चाइना से आए हैं, और ताइवान के मूल निवासी कौन? जो ऑलरेडी ताइवान में ही रह रहे थे। अब देखिए, दो अलग अलग देशों के बीच में जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे बड़ा रोल जो है विश्व बिरादरी तय करती है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया का चौधरी जो है अमेरिका बना फिरता है। अमेरिका के रिश्ते ताइवान के साथ बहुत अच्छे थे। 1950 से ही ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। ताइवान सुरक्षा परिषद का भी सदस्य था। 1971 में अमेरिका को लगता है कि जो मूल चाइना है, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसकी जनसंख्या उस टाइम पर 60 करोड़ हुआ करती थी और ताइवान की जनसंख्या जो सिर्फ 1 करोड़ होती थी। तो अमेरिका को लगा कि जो मेन चाइना है वो एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए हमें ताइवान से अपने रिश्तों को शिफ्ट करना चाहिए और हमें चाइना की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ताइवान से अपने सारे रिश्तों को बंद करना शुरू कर देते हैं और ताइवान की सुरक्षा परिषद में सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है और अमेरिका पूरी तरह से चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे बड़े देश, चूंकि चाइना वन नेशन और वन पॉलिसी पर ही काम करता है, धीरे धीरे चाइना उन सारे देशों से यही डील करता है कि अगर आप हमसे व्यापार करेंगे तो ताइवान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे या ताइवान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं कि विश्व के कई सारे देश ताइवान से व्यापार करते हैं। हाँ, वो आधिकारिक रूप पे वहाँ पर एम्बेसी नहीं खोलते हैं, पर कई सारे देश, क्योंकि ताइवान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक बहुत अग्रणी देश है, वहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो विश्व के कई सारे देश वहाँ व्यापार करते हैं पर ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जबकि कई सारे छोटे छोटे देश, पराग्वे वगैरह, ताइवान को अब भी रिकॉग्निशन देते हैं। तो बात यहाँ बढ़ती चलती है। अब इसमें हांगकांग, मकाऊ, ये दो हिस्से और भी ताइवान के जैसे ही हैं, है ना। तो ये तीनों हिस्सों में से दो हिस्से, हांगकांग और मकाऊ पूरी तरह से चाइना के अंदर है और ताइवान थोड़ा सा बाहर है। ताइवान बाहर है, इसका खुद ये पूरा ऑटोनोमस है। कहा यह जाता है कि जब चाइना के और ताइवान के लोग सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, भाषा की दृष्टि से सब एक जैसे हैं, तो फिर ये एक क्यों नहीं हो जाते। तो इनके एक होने में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यह है कि ताइवान के लोगों का मानना है कि चाइना में एक सशक्त शासक है, शी जिनपिंग, और वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन है, जबकि ताइवान में जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है। वहाँ के लोग लिबरल डेमोक्रेसी में विचार रखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि दोनों देश अब आगे इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो चाइना की तरफ से क्या दिखाया जाता है? चाइना की तरफ से दिखाया जाता है कि हम बल प्रयोग के द्वारा ताइवान को अपने कब्जे में कर लेंगे। ताइवान कहता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। जापान भी ताइवान को ही सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग देशों के द्वारा ताइवान को सपोर्ट अब किया जा रहा है। तो भाई अमेरिका जो 1971 तक ताइवान के साथ था, 71 के बाद चाइना के साथ गया, अब वापस से ताइवान के साथ क्यों आ रहा है? तो अमेरिका, देखिए, विश्व बिरादरी में एक ही चीज़ होती है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी इन दी वर्ल्ड, है ना, देयर इज़ ऑलवेज अ परमानेंट इंटरेस्ट। तो अमेरिका की नीति हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रही है कि जहाँ उसकी रुचि रहेगी वहाँ वो अपनी दोस्ती करेगा। तो चाइना, जो कि पिछले 2 दशकों में बहुत तेज़ी से उसने आर्थिक विकास किया है, पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है, कई अफ्रीकी देशों में उसने इतना लोन बांटा है जिससे वो देश पूरी तरह से उसके सपोर्ट में आ गए हैं। तो अमेरिका को ये चीज़ अच्छी नहीं गुजर रही है। इसी कारण से चाइना ने अफगानिस्तान को भी खाली किया है। क्यों? क्योंकि तालिबान का जो अफगानिस्तान में प्रेजेंस था, उससे उस अफगानिस्तान में बड़ी शांति थी। अमेरिका अफगानिस्तान में था, इसलिए तालिबान वहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। अमेरिका एक सोची समझी रणनीति के तहत अफगानिस्तान से बाहर आया है ताकि उस क्षेत्र में अशांति पैदा हो, जिससे चाइना का ध्यान उस अशांति की तरफ लगे और अमेरिका अलग अलग जगह अपने छुपे हुए उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों चाइना और ताइवान के बीच में खटास बढ़ती जा रही है, क्यों अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है और क्यों जापान ताइवान को फेवर कर रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।